बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट लेक्चर दैट इज रिलेटेड टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडीज। और इस लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है बॉडी वो रोटेशनल मोशंस करती हैं और किस तरह से हम उनको स्टडी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द देयर फिजिकल पैरामीटर्स। जिस तरह से हमने लीनियर मोशन के लिए किया था, फिर हमने उनके न्यूटोनियन लॉ निकाले हैं रिसेंटली, और उसके साथ हम उसको रिलेट करते गए हैं। तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द सेम, यू कैन से द सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, और एज वेल एज the same physical terminologies which associated or which is required to characteristics of rotational motion. So rotational motion, ये हमारा टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू आवर कोर फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स। तो PHY 3 to 1 PS ऑर्थेटिक्स प्रोस्थेटिक्स करिए है। फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग है, सेमेस्टर फॉल 2021 है। So in the previous lectures, we have discussed about the laws of forces, numerical problem solving hints, application of second law, numerical problems, mechanical equilibrium, basic condition of mechanical equilibrium, types of equilibrium and their examples. Now, in this lecture, we are going to discuss about the rotational motion. रोटेशनल मोशन क्या होती है, किस तरह से ये काबिल अमल आती है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। हालांकि ये चीज़ें हमने सबसे पहले पढ़ी हुई हैं टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर भी, बट आज स्पेसिफिकली हम उसके बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो है आज का लेक्चर इसके ऊपर होगा। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट एंगुलर पोजीशन क्या होती है और रेडियन का क्या ताल्लुक होता है इनके दरमियान, आज वो पढ़ रहे हैं। सेकेंडली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है वो देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसको स्टडी करेंगे। Then we will discuss about angular acceleration. Angular acceleration को हम study कर रहे हैं. After that, we will discuss about the rotational motion under constant angular acceleration. तो हम overall जो है rotational motion under constant acceleration जो है वो उस केस को study करेंगे जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को apply कर सकते हैं. So, as you can see here, the motion of the body about a fixed point or fixed axis, it is equal to the angle passed over at that point or axis by the line drawing to the body. So इस तरह की जितनी भी टाइप ऑफ मोशन है जिसके अंदर आपके पास जो है बॉडी या तो एक पर्टिकुलर सेंटर से इसके गिर्द घूम रही है, as you can see here, तो जैसा कि ये अर्थ के अराउंड सैटेलाइट घूम रहा है तो ये सर्कुलर मोशन है। इन द सेम वे एक टॉप जो है वो एक पर्टिकुलर लाइन के इर्द घूमता है, इट्स कॉल्ड द स्पिनिंग टॉप। इसी तरह जो फेरिस व्हील है, जिस तरह झूला है बच्चों का आपने देखा होगा, ये भी एक पर्टिकुलर सेंटर के गिर्द घूमते रहते हैं, तो ये भी एक रोटेशनल मोशन की टाइप है। सिमिलरली द रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर जो है ये भी आपके पास क्या है, रोटेशनल मोशन की टाइप हैं। दीज ब्लेड्स आर रोटेटिंग अराउंड द पर्टिकुलर एक्सिस, और ये सेंटर है इनका, सेंट्रल पॉइंट इनके गिर्द घूमते रहते हैं, तो आप इसको भी एक रोटेशनल मोशन की एग्जांपल कह सकते हैं। सिमिलरली अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो हमारे दिन और रात चेंज होते हैं, तो इट इज आल्सो ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। ये भी है। इसी तरह मैरी गो राउंड झूला जो है जिसके ऊपर हम फोर्स लगाए और इधर कोई बैठने वाला बंदा जो है वो रोटेट होता है, तो दिस पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोटेशनल मोशन कॉज की जा सकती है। सो दिस इज द मेन पॉइंट जहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है बनाया जा सकता है, और ये हमारी बॉडी जो है द मैरी गो राउंड जो आपका स्विंग है वो इसके ग्राउंड घूमता है, तो ये भी एक रोटेशनल मोशन की टाइप्स है। इन सारी रोटेशनल मोशन को हम जो है वो कैलिब्रेट करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और इनके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसे पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड समझें जो हमने कैलिब्रेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉल है, ये इनिशियली यहाँ पे है, तो थोड़ी देर बाद इस बॉल की पोजीशन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। ऑब्वियसली ये अब लीनियर सिचुएशंस नहीं रही, बल्कि ये कौन सी हो गई हैं, ये आपके पास सर्कुलर या फिर रोटेशनल सिचुएशंस है। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स रिक्वायर होंगे
जो कि हमें बता सकें और हेल्प आउट कर सकें और हमारी मेजरमेंट्स को ईज़ी कर सकें। तो उस हवाले से आइए देखें किस तरह से हम जो है इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इन सारे पैरामीटर को समझते हैं। तो रोटेशनल मोशन जो है वो हमेशा किसी न किसी एक्सिस या किसी न किसी पर्टिकुलर जो है फिक्स पॉइंट के गिर्द होगी। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जितने भी दफ़ा घूम लें, आप जितना भी टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लें, ये जो मोशन ऑफ द बॉडी है, ये इसी सर्कल में रहेगी। तो अगर ये इसी सर्कल में रहती है तो इसका मतलब ये है कि आप बार-बार इसको इसी सर्कल में देखेंगे और आपके लिए जानना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी बॉडी की इनिशियल पोज़ीशन क्या थी, फिर फाइनल पोज़ीशन क्या है। हालाँकि अगर बॉडी उस टाइम में ये भी हो सकता है कि एक चक्कर लगा के दोबारा उसी पोज़ीशन पे आ जाए जहाँ पे आपने इसको देखा था। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम सबसे पहले यही स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है हम इस पोज़ीशन को स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पोज़ीशन को स्पेसिफ़ाई कर लिया तो फिर आप उसके डिस्प्लेसमेंट को, उसकी वेलोसिटी को, उसके एक्सेलरेशन को अच्छे तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो इसीलिए वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंगुलर पोज़ीशंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सच रोटेटिंग बॉडीज़। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन। तो सबसे पहले आइए हम देखें कि हमारे पास एंगल और रेडियन का ताल्लुक क्या है। So to understand this relationship between angle and radian, we have to first understand the properties of the circle। और सर्कल के अंदर क्या होता है जी, सर्कल के अंदर सबसे पहले एक सर्कल का एक रेडियस होता है और एक सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह किसी भी पॉइंट पे अगर सर्कल को लिया जाता है इसके रेडियस को, तो वो सर्कल का सेम होना चाहिए। इस तरह की ज्योमेट्री को हम सर्कल रेडियस कहते हैं सर्कल का। सो एज़ यू कैन सी हियर, व्हाट इज़ सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस जो है वो एक्चुअली तौर पे एस से रिप्रेजेंट किया जाता होता है और ये जो है आपके पास पूरे सर्कल का बराबर होता है कि कितना, अगर आपके पास कोई पार्टिकल है और वो पूरा सर्कल का चक्कर लगाता है तो उसने कितना लीनियर डिस्टेंस तय किया है, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और ये 2 पाई आर के बराबर होता है। सो यू कैन सी हियर एस इज इक्वल टू द 2 पाई। अब यू कैन सी हियर कि आपके पास ये तो हिस्सा आर ही रहेगा और इसने इस पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 360 डिग्री। सो यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ पे जान सकते हैं कि अगर कोई यहाँ से इस पूरे चक्कर लगाता है जैसा कि यहाँ पे है, तो इस पूरे चक्कर लगाने में इसने कितना डिस्टेंस तय किया। यू कैन सी हियर द 2 पाई। सो दिस इज द 2 पाई एंगल। तो इस वजह से इसने 2 पाई जो है वो टोटल डिस्टेंस क्या किया, तो 2 पाई जो है वो एंगल हो गया और ये आर जो है दैट इज द रेडियस। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा से आप क्या कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। तो ये सर्कल के टोटल लेंथ यू कैन से कह सकते हैं जो कि बाउंड्रीज की बनती है। सो ये 2 पाई आर है और आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, 2 पाई इज इक्वल टू एस ओवर आर के फॉर्म में भी लिया जा सकता है इसको। सिमिलरली यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड द आर्क लेंथ कंप्यूट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे है कि अगर आपकी किसी बॉडी ने इनिशियली तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ इनिशियल पॉइंट से लेके यहाँ तक बॉडी यहाँ पे आती है, तो आप इस इतने हिस्से कोई पोजीशन को कहते हैं जी, दैट इज द आर्क लेंथ। और ये थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यू कैन डिफाइन हियर एज थीटा कैन बी डिफाइंड as the arc length s along the circle divided by the radius r. So this is the formula that is very important and very familiar to you. Theta is equal to s over r. So theta is equal to s over r. S is the circle arc length of the, यू कैन से आर्क, और इसी तरह से आर जो है वो रेडियस है। तो थीटा इज प्योर नंबर एंड बट कॉमनली इज गिवन एज द आर्टिफिशियल यूनिट और डिराइव्ड और कंपल्सरी यूनिट, दिस इज नोन एज द रेडियस। याद रखें, अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिसाब से अगर इनकी डायमेंशन एनालिसिस की तरफ भी जाते हैं तो इसका यूनिट भी मीटर है, उसका यूनिट भी मीटर होगा। तो मीटर मीटर से कट जाएगा, तो डायमेंशन एनालिसिस ये बताता है कि थीटा जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होना चाहिए। सो ड्यू टू दिस वन, यहाँ पे ये लिखा गया हुआ है कि थीटा इज प्योर नंबर, तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। फिर भी अगर हम इसको डिराइव्ड और करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको एक नए
कंपल्सरी यूनिट्स की तरफ लेके आते हैं, दीज आर कॉल्ड द रेडियंस। तो रेडियन जो है, व्हेन एवर वी यूजिंग रोटेशनल इक्वेशंस, तो याद रखिएगा यू मस्ट यूज एंगल एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। तो आपने हमेशा एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ना कि डिग्रीज के अंदर। तो आया कि क्वेश्चन ये है कि डिग्रीज का और रेडियंस का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है। तो आइए देखें, हेयर वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास है कंपेयरिंग डिग्रीज एंड रेडियंस। तो 2 पाई रेड, एक्चुअली दैट इज द रेडियन। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। so we have here pi is equal to pi radian is equal to 180 डिग्री। सो यू कैन सी हियर कि आपने लास्ट वाले हिस्से के अंदर देखा था कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक उसका जो टोटल एंगल है वो पूरे सर्कल का वो कितना बनता है, दैट इज द रेडियन। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंप्लीट सर्कल ड्रॉ किया जाए तो ये है जी 2 पाई, और इस कंप्लीट सर्कल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या बनता है 360 डिग्री। 180 डिग्री ऊपर वाले हाफ सर्कल का और 180 डिग्री नीचे वाले हाफ सर्कल का। सो दिस इज 360 डिग्री। और अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो ये रह जाता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इसका मतलब ये है कि रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी वे है। अगर आप रेडियन की वैल्यू जानना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज तो आपने क्या करना है, इस पाई को डिवाइड कर देना है। अगर आप निकालना चाहते हैं कि डिग्रीज की वैल्यूज तो आपने 180 को डिवाइड कर देना इस हिसाब से। सो वी हैव हियर द सेम वैल्यू है। आपने क्या किया पाई ओवर 180 डिग्री कर देते हैं हम थीटा, तो ये डिग्रीज के अंदर वैल्यू आ जाएगी। सो कन्वर्टिंग इनटू द डिग्रीज, तो 1 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई हो जाएगा। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 2 पाई, तो ये 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तो सिमिलरली अगर 1 डिग्री निकालना हो तो दैट इज वेरी इजी। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा। 1 डिग्री के लिए इजी वे है कि आप अगेन क्या करेंगे, सिंपली तौर पे 360 डिग्री ओवर 2 पाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर 2 पाई ओवर 360। तो ये आपके पास वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग के अंदर आइए आएगी। आप जरा एक दफ़ा चेक करके बताइएगा। सो ये तो हो गया कि अंडरस्टैंडिंग के किस तरह से आप जो है वो इन सारी सिचुएशंस को देख सकते हैं। आइए देखेंगे, जब आपने किसी भी बॉडी को लेना है सबसे पहले रोटेशनल मोशन के लिए तो उस बॉडी की नेचर कैसी होनी चाहिए। तो उस वाले से जो है हमारे पास बॉडी रिजिड बॉडी होनी चाहिए। रिजिड बॉडी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। रिजिड बॉडी इज वन ऑफ द दैट इट इज नॉन डिफॉर्मेबल। द मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज दैट कि बॉडी जो है वो नॉन डिफॉर्मेबल हो, मीन टू से बॉडी के ऊपर आप फोर्सेस लगती हैं और फोर्सेस लगने के बावजूद बॉडी की शेप जो है वो चेंज ना हो, तो बॉडी इस तरह की बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। द relative location of all the porting making the object remain constant। तो ऐसी बॉडी जिससे जिसके अंदर मौजूद जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की जो लोकेशन है बॉडी के ऊपर वो सेम रहे, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहेंगे। और रियल ऑब्जेक्ट्स आर डिफॉर्मेबल टू सम एक्सटेंट बट द रिजिड ऑब्जेक्ट मॉडल इज वेरी यूजफुल इन मैनी सिचुएशन वेयर द डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल। एज यू कैन सी द डिस्क हेयर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्क है इसका इंटरनल रेडियस जो है वो आपके पास 23 मिलीमीटर दिखाया गया है, जबकि आपके पास जो इसका आउटर रेडियस है दैट इज 58 मीटर मिलीमीटर। इसके बावजूद जो है जब ये रोटेट कर रही होती है तो ड्राइव के अंदर, तो इसकी जो ओवरऑल मोशन है, इसकी ओवरऑल जो लोकेशन है ऑफ द पार्टिकल्स और ओवरऑल रेडियस जो है वो चेंज नहीं होते। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, रिजिड बॉडी है अंडर दिस एक्सप्रेशन। हाउएवर अगर आप इसको अपने हाथ से जोर लगाते हैं तो ऑब्वियसली इसकी पोजीशन वगैरह इसकी ये मोल्ड किए जा सकती हैं, बट इट्स मीन कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस वी हैव टू डिसाइडेड दैट द बॉडी विल रिमेन अ रिजिड बॉडी और नॉट। तो इन दिस वे
for the purpose of rotational motion in the drive, this body will remain as a rigid body, and this simplification allows analysis of the motion of an extended object. तो उस हवाले से ये हमें ईज प्रोवाइड करते हैं, आसानी प्रोवाइड करते हैं कि हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को कर सकें इजीली. So let's start with the basic one. What is angular position? किसी भी बॉडी की एंगुलर पोजीशन कैसे फाइंड करनी है? वी आर गोइंग टू take it as as a CD एग्जाम्पल. ड्राइव जो डिस्क है उसकी एग्जाम्पल को लेके बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आपने किसी भी एंगुलर पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ द डिस्क है. तो आपने सबसे पहले इसके एक्सिस को जानने की कोशिश करनी है कि बॉडी रोटेट किसके अराउंड होती है. जिस तरह डिस्क के अंदर आपके पास जो मिनिमम इंटरनल सेंटर जो है, इंटरनल रेडियस जो है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन या रेफरेंस लाइन बनता है. तो दिस इज टेकन एज अ रेफरेंस लाइन. चूज अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन. तो यही आपके पास सेंट्रल पॉइंट है और इसी में से जो लाइन पास की जा रही है वो आपकी रेफरेंस लाइन होगी है. पॉइंट P इज एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द R ऑफ द ओरिजिन. सो यू कैन सी हियर कि ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं और इसकी पोजीशन जो है वो सेंटर O से वो P पे फिक्स कर दी हमने. ओके. So as the particle moves, the only coordinate that changes is theta. So जैसे जैसे आपने क्या किया है, अब इसको फिक्स करने के बाद इसको रोटेट करवाया. तो जैसे ही ये रोटेट होगा तो इसके साथ साथ जो है आपके पास रेफरेंस लाइन के हिसाब से पी की जो पोजीशन लाइन लगाई हुई थी आपने वो चेंज होना शुरू होगी. जैसे ये चेंज हो रही है तो यू हैव अ पर्टिकुलरली यू कैन सी हियर द थीटा जो है इसके अंदर ओवरऑल रोटेशनल चेंज आया है. सो दिस थीटा इज बेसिकली द एंगल. तो द एंगल मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड द एंगुलर पोजीशन. तो अगर आप इस एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस के अंदर तो दिस एंगल विल बी नोन एज द एंगुलर पोजीशन. रेफरेंस लाइन से डिस्प्लेस्ड तक जितना एंगल ड्रॉ किया गया है दिस इज कॉल्ड दी एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी. और इसको इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसी की मदद से हम स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो रोटेट करती हैं और किस तरह से उनके एंगल्स जो है वो आपस में रिलेट किए जा सकते हैं. So in this way we have angular displacement. So angular displacement क्या है आपके पास, उसके बारे में स्टडी करते हैं. The angular displacement defined as the angle the object rotates through during some time interval. As you can see here in this example, बॉडी की इनिशियल पोजीशन A थी और उसके ऊपर जो रेफरेंस लाइन है एक्चुअली यही है, उसके ऊपर जो एंगल बनता है दैट इज द थीटा आई. आफ्टर सम टाइम इंटरवल दैट इज अ टाइम इंटरवल TF. तो बॉडी जो है वो बी पोजीशन पे पहुंच गई है और उसका जो एंगल है फाइनल एंगल पोजीशन दैट इज थीटा एफ. सो इट्स मीन देयर इज अ चेंज इन द एंगल और इसको हम कहते हैं थीटा एंगल इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस थीटा आई. तो उस वाले से आपके पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस थीटा आई. सो ऐसा यूनिट्स जो है वो रेडियन है, रेड है. तो उस हवाले से आप देख सकते हैं द चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉडीज आर नोन एज थीटा एफ माइनस थीटा आई. तो ये आपके पास क्या होगी, दैट इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये एंगल्स के दरमियान इतना फर्क आया है और इसको हम कह सकते हैं दीज आर कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि इनिशियल पोजीशन ए से बी तक के जाने के अंदर आया है और बॉडी जो है वो रोटेट कर रही थी और इनिशियली इसका एंगल थीटा आई था, एंगुलर पोजीशन थीटा आई थी, फिर इसकी जो फाइनल थी वो थीटा एफ आ गई. दिस इज द एंगल दैट द रेफरेंस लाइन ऑफ द लेंथ आर स्वीप्स आउट. तो ये इस हवाले से हमारे पास जो आर है वो स्वीप्स आउट करता हुआ हमें मिल रहा है. जिस तरह आप लोग जानते हैं कि अगर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है जी, वेलोसिटी. इन द सेम वे वी कैन आल्सो फाइंड आउट दैट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम ओमेगा से लिखते हैं, of rotating rigid bodies is the ratio of the angular displacement to the time interval. So we have here the same way कि जिस तरह हमने लास्ट में लीनियर फॉर्म में निकाला था इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, एंगुलर फॉर्म में निकाल सकते हैं. थीटा एफ माइनस थीटा इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई. तो उस हवाले से आपके पास ये वैल्यूज आ सकती हैं और इसको हम एज इट इज ही इसी फॉर्मूले की सिमिलैरिटीज के हिसाब से लिख सकते हैं. सो वी हैव हियर
that is the theta f minus theta is represented by in the previous slide here delta theta. So ये टी एफ माइनस थीटा is also known as delta t. So delta theta over delta t is equal to the omega average. So ये आपके पास क्या है angular velocity बना रहे हैं. Similarly, for the case of instantaneous angular velocity, so the situation formula will be the same, but the condition will be changed. Condition क्या लगती है? Just we have to add another condition, that is the limit delta t approaches to zero. तो आपके पास ये डेल्टा टी थीटा एंड डेल्टा टी विल रिप्लेस बाय द डी थीटा ओवर डी टी. तो ये आपके पास किस में रिप्लेस हो जाते हैं? ये आप में रिप्लेस हो जाते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, और ये डी थीटा ओवर डी टी के अंदर रिप्लेस हो जाएंगे. सो कि जिस तरह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे थे रेडियंस के अंदर, सो द एंगुलर वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड एज द रेडियन पर सेकंड, जैसा कि हम करते थे. मीटर था, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर के अंदर, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड के अंदर, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर. सो इन द सेम वे वी कैन ऐड द यूनिट फॉर द एंगुलर क्वांटिटीज. एज एंगल है तो वो रेडियन में है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेडियन में है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? रेडियन पर सेकंड में होगी. सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में होगा. सो एंगुलर स्पीड जो है या एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी इफ रोटेशन इज इन काउंटर क्लॉकवाइज. याद रखिएगा, अगर आपकी बॉडी जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, तो आपके पास जो रोटेशन होगी वो क्या होगी? वो आपके पास, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्सेस है, एक्स आपका रेफरेंस लाइन है, तो अगर आपकी बॉडी इस तरीके से घूम रही है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी. ठीक है जी. और इसकी ओमेगा जो होगी वो पॉजिटिव होगी, बिकॉज एंगल आर पॉजिटिव है. इस वजह से आपके पास जो होगी एंगुलर स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है. अगर आपकी बॉडीज जो है वो रोटेट करती हैं इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एज यू कैन सी है कि आपकी बॉडीज जो है वो इससे ऑपोजिट मूव करती हैं, सो दिस विल बी द नेगेटिव ओमेगा. नेगेटिव ओमेगा मींस द नेगेटिव एंगुलर वेलोसिटीज. सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज़ है? आइए देखें एंगुलर एक्सेलरेशन को स्टडी करते हैं. तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज द सेम द वे दैट वी हैव डिस्कस अबाउट दिस एक्सेलरेशन, अपना वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट. तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो दिस इज द अल्फा, और डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन एंगुलर स्पीड टू द एंगुलर टाइम it takes to undergo the change. So omega f minus omega I over Tf minus Ti. So the change in omega over Ti delta T is equal to average lambda. So you can see here आप इसके ऊपर रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे रोटेशन की वजह से आपके पास जो है ये बाइसाइकिल का व्हील घूम रहा है इनिशियल टाइम के अंदर, फिर ये फाइनल पोजीशन के अंदर आ जाता है. तो उस हवाले से दिस चेंज जो है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी. सो ये ओवरऑल अपनी पोजीशन एक जैसी नहीं रख रहा था जब आप इसको छोड़ देते हैं पैडल को. तो ये जो व्हील है ये एक्सेलरेट हो रहा होता है, और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा से मेजर की जा सकती है. Similarly, we can also have the instantaneous angular acceleration, और डिफाइन किया जा सकता है कि if you apply the limit delta t approaches to zero, so the deltas जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, एंड डी ओमेगा ओवर डी टी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की फॉर्म में आ सकता है. सो द ऐसे यूनिट ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, एज वी हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियसली. और तो ये रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा. पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगा. इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज इज स्पीडिंग अप, या फिर इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज इन स्लोइंग डाउन. तो ये दो सिचुएशन है जिसको याद रखिएगा. इन द सेम वे नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन कब होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन भी दो सिचुएशन में होगा. या तो आपकी बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज है और उस हवाले से वो क्या कर रही है? स्पीडिंग अप हो रही है. या फिर आपकी बॉडी जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है और वो क्या हो रही है? स्लोइंग डाउन हो रही है. तो इस सिचुएशन के अंदर भी आपके पास जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है. So there is a quick review of the all the physical quantities that we have discussed to calibrate or to mention or to study the and rotational motion. So
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में इसकी फिजिक्स और इसके एंगल्स की मेजरमेंट का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टी ए डेल्टा एफ माइनस डी आई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी है तो इसके दो फार्मूलाज हो सकते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, या फिर आपके पास डी थीटा व डी टी जो है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी या फिर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन जो है दैट इज द गिव यू द एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन मेगा एफ माइनस मेगा आई या फिर डेल्टा मेगा व डेल्टा टी है। इसी तरह से जो आपके पास अल्फा है वो डी मेगा व डी टी है, तो उस हवाले से भी हम इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को कंप्यूट कर सकते हैं। इन सारे फार्मूलाज का रिव्यू का मकसद ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला जो है हम किस तरह से लगा सकते हैं और किस तरह से हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मद्देनज़र रखिएगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो रिलेशन बिटवीन दी एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। रोटेशनल काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स जो है वो किस तरह से डेवलप की जा सकती हैं और किस तरह से हम इनको रिलेट कर सकते हैं लीनियर काइनेमेटिक्स के साथ, जिस तरह के हमने इक्वेशन ऑफ मोशन और ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया था। जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, डिस्कशन है या मिसकंसेप्शंस हैं तो आप उन सबको स्टडी कर सकते हैं। हमारे इंटरैक्टिव सेशन के अंदर पूछ भी सकते हैं। ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने क्वेश्चंस वगैरह को पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।